स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष की विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रदर्शन पर अभी 13 रिपोर्ट लंबित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शीश महल समेत कई विभागों का ऑडिट सीएजी ने किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। उनके साथ 27 में से 21 यूरोपीय संघ आयुक्तों यानी उनके मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के बीच 28 फरवरी को दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल होंगे। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि टीटीसी है। इसका उद्देश्य व्यापार, नई तकनीकों और डिजिटल नवाचार में रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ महाशिवरात्रि के साथ संपन्न हुआ। पवित्र संगम में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन पर गंगा पूजन कर सकते हैं। वहीं महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रयागराज जाएंगे। रेल मंत्री कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मिलेंगे। इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया है जो अपने आप में अनोखा है। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे, जो इतनी बड़ी आबादी है, सैकड़ों देशों की आबादी के बराबर। इस महाकुंभ के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते रहे। तमाम मंत्रालयों की इसमें अहम भूमिका रही। दिव्य भव्य महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बनाए गए। महाकुंभ तीर्थ यात्रियों के लिए 42 दिनों में 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ के दौरान 2800 से ज्यादा फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयागराज उतरे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण और उनकी देखरेख एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य विधान परिषद की 3 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 973 मतदान केंद्रों पर 3,55,000 से अधिक स्नातक मतदाता और 52,885 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज केवड़िया में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगे और अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।
अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति केवड़िया में आरोग्य वन के साथ सरदार सरोवर बांध का भी दौरा करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा राजभाषा पत्रिका लॉन्च करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज राजधानी दिल्ली में आर्ट फॉर होप 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में एयरबस हेलीकॉप्टर इकाई का दौरा किया, जहां उन्हें अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने सोमवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पीरेशिल के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। असम के मोरीगांव जिले में आज तड़के रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है कि भूकंप तड़के 2:25 पर आया और उसका केंद्र 16 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले मंगलवार तड़के बंगाल की खाड़ी में रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा स्थित चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी तरह की पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया। मंगलवार को किए गए परीक्षण में भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से मिसाइल प्रक्षेपित की गई, जिसने पोत के लक्ष्य के संबंध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बिहार में इसी साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कैबिनेट का यह विस्तार इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में नए आने वाले सभी 7 मंत्री बीजेपी से हैं। कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बिहार के मंत्रिमंडल में अब कोई जगह रिक्त नहीं है। बिहार के जहानाबाद स्थित केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली द्वारा बिहार के लोगों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना उनको भारी पड़ गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। तेलंगाना में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव दल का प्रयास लगातार जारी है। अब तक सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। भारतीय सेना, मणिपुर पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा असम राइफल्स की कोशिशों के बाद मणिपुर में 72 हथियारों और युद्ध भंडार जैसी सामग्री का आत्मसमर्पण कराया गया। गुजरात के सूरत स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार शाम भयंकर आग लग गई। आग इमारत की 2 मंजिल तक फैल गई। 800 दुकानें बंद कराई गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी से मुलाकात की, जो प्रयागराज से लौटते समय झारखंड के लातेहार के पास हुई दुर्घटना के बाद रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 27 मछुआरे आज चेन्नई पहुंचे। तमिलनाडु राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके घर पर भेजने की व्यवस्था की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में नरेला, बवाना, अलीपुर, बुरारी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन और करावल नगर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन वर्षा और बर्फबारी का अनुमान है। बुधवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और इसी के साथ उच्च हिमालय पर हिमपात भी शुरू हो गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के ऊपर महादीप चढ़ाए जाने के बाद भक्तों ने अपना उपवास खोला।
इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय भीख पर निर्भर एक असफल राष्ट्र बताया जो अंतर्राष्ट्रीय दान पर जीता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए अपने सैन्य आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। संभल जामा मस्जिद की मरम्मत मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें मस्जिद की रंगाई पुताई एवं मरम्मत की अनुमति के लिए अर्जी लगाई गई है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार एवं भारतीय पुरातत्व विभाग से सुनवाई से पहले उनका पक्ष मांगा था। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान भारत की जैव अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन के अधिक हो गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में उद्योग परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2025 से संबंधित प्रमुख समुद्री क्षेत्र की घोषणाओं और उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एडवांटेज असम 2.0 में असम के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश राज्य के जटिल और सशक्त जलमार्ग प्रणाली की अपार क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 6 एडिशनल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अपग्रेड ने पढ़ाई और कौशल विकास में नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से 100 करोड़ रुपए से एआई इंक्यूबेटर बनाने का फैसला किया है। सरकार पैन 2.0 के जरिए डुप्लीकेट पेन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे क्षेत्रीय कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा। डीपीआईआईटी ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने, विनिर्माण और फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। इस सहयोग के तहत पेटीएम स्टार्टअप्स को सलाह, आधारभूत संरचनात्मक सहायता, बाजार तक पहुंच और फंडिंग के अवसर प्रदान करेगा जिससे उन्हें आगे बढ़ने और नवाचार में मदद मिलेगी। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
भारतीय स्टेट बैंक के होम लोन का पोर्टफोलियो 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बैंक के मुताबिक होम लोन पोर्टफोलियो 12 से 14% बढ़ा है। देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने तुअर यानी कि अरहर की खरीद की समय सीमा 30 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 20% से ज्यादा करने पर विचार कर रहा है। यूरोप के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारियों में जुटी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने कहा कि वह नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज के साथ समझौते के तहत अपने बेड़े में 3 अन्य बोइंग 787-9 विमान शामिल करेगी। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसमें गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट जारी करने वाले बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों और यूपीआई लाइट सेवाएं देने वाले प्लेटफॉर्म्स को 31 मार्च तक ट्रांसफर आउट फीचर इनेबल करने और एक्टिवेट करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य डेटा नीति को मंजूरी दी और इस नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी पर जोर दिया गया। ट्रंप प्रशासन के नए परिपत्र में कहा गया है कि अमेरिका में संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होंगी। हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है और अब प्रशासन सिविल सेवा अधिकारियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। परिपत्र के अनुसार एजेंसियों को 13 मार्च तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और अपने देश के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिकी अधिकार देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। कल व्हाइट हाउस में अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सभी पर काम किया गया है और वे लोगों की हत्या रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप से अधिक खर्च किए हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण खत्म हो गया है। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजरायल को सौंपे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंधकों के शव के मिलने की पुष्टि की है। फिलिस्तीनी कैदियों के परिवार, दोस्त और समर्थक बेतुनिया में इकट्ठा हुए थे और बस की एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इजरायल ने हमास द्वारा बंधकों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार के विरोध में शनिवार से 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की थी। हमास ने इस देरी को युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन बताया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। बांग्लादेश संघवाद संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महासचिव ने कहा है कि जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं के मेजबान के रूप में बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने का काम जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कल प्रोफेसर यूनुस को लिखे पत्र में कहा कि वो बांग्लादेश और बाकी क्षेत्र पर रोहिंग्या संकट के प्रभाव, साथ ही म्यांमार के रखाइन में बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की चिंताओं से सहमत हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम के उत्तर में हुए सैन्य विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। हताहतों में सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं। घायलों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। बोलीविया में नवंबर से अब तक बाढ़ ने करीब 37 लोगों की जान ले ली। बारिश से लगभग 379 घर नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने मौसम का अलर्ट जारी किया है और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवा ने कहा है कि अप्रैल तक बारिश जारी रहने की संभावना है। बांग्लादेश इस समय उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति के बीच देश के अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार रहे नाहिद इस्लाम ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाहिद अब नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार के
खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल सिटीजन्स कमेटी ने घोषणा की है कि नाहिद 28 फरवरी यानी शुक्रवार को राजधानी ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्राइलब्लेजर यान को लॉन्च किया गया। इस यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया। इस यान को लॉकहीड मार्टिन कंपनी के स्पेस डिवीजन ने बनाया है। मिशन चंद्रमा पर मौजूद पानी के संसाधनों को तलाशने और उनके उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एथेना लैंडर में आधुनिक तकनीक से लैस एक कैमरा लगाया गया है, जिसे चांद की सतह का तापमान मापने के लिए डिजाइन किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज 9वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टीम पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। ये दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में जीत का खाता नहीं खोल सकी हैं। अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान से हारने के बाद इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीद अभी भी कायम है। अफगानिस्तान की ओर से उमरजई ने सबसे अधिक 5 विकेट झटके, वहीं सर्वाधिक 177 रन बनाने वाले इब्राहिम जादरान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराने के बाद अब अफगानिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। महिला प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और गुजरात जॉइंट्स के बीच होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग के 11वें मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई की टीम अंक तालिका में इस जीत के साथ टॉप पर पहुंच गई है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मौजूदा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में जगह बना ली है। आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पहले और कप्तान रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। जोफ्रा आर्चर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज सरिता देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोटापे के खिलाफ लड़ाई की पहल का समर्थन किया है। एंड्रिक के अच्छे स्ट्राइक से रियल मैड्रिड ने बुधवार को कोपा डेल रे सेमीफाइनल के पहले चरण के कड़े मुकाबले में रियल सोसिएडाड पर 1-0 से जीत हासिल की। सऊदी अरब ने बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के फाइनल में जगह बना ली है। एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 2-0 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म द भूतनी का टीजर हुआ रिलीज। 18 अप्रैल को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिषेक बच्चन और इनायत वर्मा स्टारर बी हैप्पी ओटीटी पर 14 मार्च को होगी स्ट्रीम। फिल्म में अभिषेक बच्चन, नोरा फतेही और इनायत वर्मा की मुख्य भूमिका नजर आएगी। रीमा कागदी द्वारा निर्देशित सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव 28 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म दिल दोस्ती और डॉग्स 28 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। नानी की आगामी फिल्म द पैराडाइज का टीजर 3 मार्च को होगा रिलीज। विकी कौशल की फिल्म छावा अब तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। 7 मार्च को फिल्म आंध्र प्रदेश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजित कुमार और त्रिशा कृष्णन की फिल्म विदा म्युआर्ची 3 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज।
सीरीज दोपहिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीरीज 7 मार्च को OTT पर होगी स्ट्रीम। जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म द डिप्लोमेट अब 14 मार्च को रिलीज होगी। सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सुजल सीजन 2 28 फरवरी को OTT पर स्ट्रीम होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।